हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, मैंने आपको सैम्पल पेपर करवाना स्टार्ट किया था जिसमें मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर चुकी हूं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन बी जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बेटा, क्वेश्चन है पर कैपिटा इनकम इक्वल टू। पर कैपिटा इनकम जो है वो किसके बराबर होती है। तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें ऑप्शन ए है नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, ये बिल्कुल सही है। तो 18 का जो आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। डैश एंटरप्राइज आर कंट्रोल्ड एंड रन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल जो है उसके वो कौन से एंटरप्राइज को कंट्रोल करता है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट जो पार्शियल प्राइवेट सेक्टर्स है उनको या किन चीज़ों को। तो बेटा जो प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी, वो बिल्कुल सही है। इसी का और में एक ऑप्शन दे रखा है द मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेटेबल ए लैंड होल्डिंग दैट एन इंडिविजुअल कैन ऑन इज नॉन एज सबसिस्टेंस फार्मिंग, स्मॉल होल्डिंग्स। देखिए बेटा, तो आपके पास में जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसका आएगा सेलिंग ऑन होल्डिंग्स। मैक्सिमम साइज अगर हमें बता दिया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक फिक्स कर दिया गया है कि इससे ज़्यादा किसी के पास ज़मीन नहीं होगी, उसे हम बोलते हैं सेलिंग ऑन होल्डिंग्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द डैश फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द चाइना लेड टू द विड्रॉल ऑफ कम्युन सिस्टम ऑफ फार्मिंग। कौन से फेज के अंदर ऐसा हुआ था। तो बेटा ये फर्स्ट फेज में हुआ था, मतलब ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। इसका जो और का ऑप्शन है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना टुक प्लेस इन 1978, 1988, 1990 और 1991। तो बेटा ये हुआ था 1978 के अंदर, इसका ऑप्शन 8 सही है। क्वेश्चन नंबर 21। द ड्यूरेशन ऑफ मीडियम टर्म लोन इज 6 to 12, 12 to 3 years, 12 month to 5 year एंड 2 to 7 years। तो बेटा जो मीडियम टर्म्स होते हैं वो 1 year to 5 years के लिए होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 जो एक टेबल के थ्रू दे रखा है, हमें कॉलम जो है उनको करेक्ट पेयर जो है उसको हमें देखना है। तो बेटा देखिए इसका जो सी ऑप्शन है इंडिया हैज़ मोस्ट स्क्वीड सेक्स रेशियो, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जाएगा क्योंकि ये सबसे बेस्ट और करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। हमें दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। लैक ऑफ माइग्रेशन कॉस्ट इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। स्टेटमेंट दूसरी दे रखी है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ आर द प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दोनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें क्या समझ आता है कि इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो बेटा इसकी जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल सही है। मतलब इंडिया के अंदर जो एक्सपेंडिचर एजुकेशन और प्राइमरी के ऊपर होता है वो मेन डिटर्मिनेंट के अंदर आते हैं। तो इसके जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो गलत है और स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल सही है। तो 23 का जो ऑप्शन जाएगा दैट इज बी ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट फर्स्ट है 5-year प्लान मेड बाय द प्लानिंग कमीशन वर्कड एज द कोर एलिमेंट ऑफ द पाथ of the growth and development for India. Second, planning commission has now been replaced by नीति आयोग। इसमें आपको समझ आ गया होगा देखने के बाद में ही कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहली जो है वो 5-year प्लानिंग कमीशन में आए थे, प्लानिंग कमीशन को एबोलिश करके नीति आयोग बना दिया गया था। तो दोनों ऑप्शन इसके ठीक है। तो 24 का आएगा सी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है या दोनों जगह पर है। तो बेसिकली बेटा प्रोडक्शन एक्टिविटीज अर्बन एरिया में होती हैं, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। इसी का और का जो है व्हेन वाज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब पास हुआ था। तो बेटा ये हुआ था 1986 के अंदर। इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन ए एंड असर्शन आर, चूज द करेक्ट वन। अ फार्मर वर्किंग ऑन हिज फार्म इज एग्जाम्पल ऑफ कैजुअल वर्कर। रीजन है कैजुअल वर्कर आर नॉट एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। तो देखिए बेटा
अगर इसको हमने पढ़ा तो असर्शन जो है वो तो बिल्कुल फॉल्स है, बट जो रीज़न है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फार्मर खुद के उसमें काम कर रहा है वो कैजुअल वर्कर कैसे हो सकता है। तो इसके जो आर है वो ठीक है, ए जो है वो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन और रीजन का ही है। पाकिस्तान फॉलोड अ प्रोसेस ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। रीजन है इट्स मेन गोल वॉज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। तो देखिए बेटा, इसमें अगर हम बात करें तो दोनों ही चीज़ें ठीक है, मतलब दोनों असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, और रीज़न जो है बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो इसका जो ए ऑप्शन है 27 का वो बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब 27 का जो आंसर जाएगा दैट इज ए ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, जो कि एक हमारा डायग्राम होने वाला है, मतलब एक पिक्चर हमें दे रखी है और हमें उसको मतलब एक तरीके से एनालाइज करना है कि ये जो पिक्चर है वो क्या शो कर रही है। तो बेटा आपने इस पिक्चर को देखा, पिक्चर को देखने के बाद में आपको यहाँ से क्या समझ आ रहा है, कुछ इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग दिखा रखा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाली जो पिक्चर है ये इन्वायरमेंट क्राइसिस को दिखाती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को दिखाती है, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन को और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को। मतलब टॉपिक ये है कि ये पिक्चर बेसिकली इन्वायरमेंटल क्राइसिस को दिखा रही है, और इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या होते हैं हमें वो बताने हैं। तो आप प्रिंसिपल कॉजेज बता सकते हैं जो कि इसके अंदर आते हैं। इन्वायरमेंटल क्राइसिस आने के सबसे मेन रीज़न है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूटी में इंक्रीज हो रही है, रूटीन बेसिस पे अर्बन एरिया बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड होता जा रहा है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज़ वाई डू पीपल वर्क। लोग काम क्यों करते हैं। तो बेटा लोग जो है काम करते हैं उसके कुछ 3 रीजंस हैं। पहला, अपनी लिविंग्स को अर्न करने के लिए। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट या फिर सेल्फ स्टीम करने के लिए, मतलब खुद की उनको ये लगे कि हम भी कुछ करते हैं। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट अगर कोई पर्टिकुलर बंदा करेगा तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करेगा, जिससे हमारे देश में ग्रोथ होगी। तो एक तरीके से काम करना हम एक इंसान के लिए ज़रूरी नहीं, उसके देश के लिए भी ज़रूरी है, इसलिए ये इसके 3 बेसिक जो रीजंस हैं वो होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन 29 का कुछ ऑप्शन में दे रखा है, डिस्ट्रेस सेल ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स पॉइंट द डेफिशिएंसी ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया कमेंट। तो बेटे देखिए, डिस्ट्रेस सेल जो है वो क्या होती है। तो डिस्ट्रेस सेल वो सेल होती है जब आपने एक फार्मर होते हुए अपने फसल को उगाया है और बिना उसके अच्छे लुक्रेटिव प्राइस आए आपने उसको वहीं के वहीं बेच दिया। इसका मतलब क्या है कि आप कंपेल हो चुके हो, आपके पास और कोई चारा है नहीं, आपके जो कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, अपनी फसल को बिना भाव आए ही बेच दोगे। तो डिस्ट्रेस सेल जो है वो एक तरीके से एक कह सकते हैं कि कंपेयर करती है सेल को कि इमिडिएटली उसे बेच दिया जाए। इंडिया के अंदर क्रेडिट फंडिंग जो है वो बहुत ही कम है, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्केटिंग है वो भी बहुत ही कम है। तो इसमें आप इस तरीके से आप लिखोगे कि डिस्ट्रेस सेल रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द फार्मर आर कंपेल्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट नो मैटर हाउ लो द मार्केट प्राइस। उन्हें कोई मतलब नहीं होता मार्केट में प्राइसेस कम है। इट हैपन्स वन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फंडिंग इज लैकिंग। और होता कब है, जब क्रेडिट नहीं मिल रहा होता है। इन इंडिया क्रेडिट फंडिंग इज कंट्रोल्ड बाय लैंडलॉर्ड्स। इंडिया के अंदर जो क्रेडिट फंडिंग है वो लैंडलॉर्ड होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, उनके कंट्रोल में है। क्रेडिट इज इजिली अवेलेबल थ्रू 3 सोर्सेज but often it is tied with the sale of crop to the lender. Distress sell thus becomes unavoidable. हाँ, तो अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें डिस्ट्रेस सेल करनी ही पड़ेगी, वो अवॉइड नहीं की जा सकती। इसके बारे में आप जितना आप लिख सके वो लिख सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से 3 मार्क्स में क्वेश्चन है। तो मैं ये कहूँगी कम से कम एटलीस्ट आपको 5 से 6 लाइनें तो लिखने हैं। हो सके तो 1-2 एक्स्ट्रा कर देना, क्योंकि ज़्यादा लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एक डायग्राम मतलब एक टेबल दे रखी है, कंपेयर करना है डेटा को इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विसेज का दे रखा है। तो बेटा तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके लिए एक बार मैं कहूँ तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नंबर मिल रहे हैं। आपको ना कोई कुछ करने की ज़रूरत है, ना आपको याद करने की ज़रूरत है। बेसिकली आपको ये टेबल जो है वो एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए
कि ये टेबल कह क्या रहा है, और टेबल जो भी कह रहा है वो सामने लिख रखा है। आपको इस टेबल को एक्सप्लेन करना है कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर 43% है, इंडस्ट्री 25 है और सर्विसेज 32 है। ऐसे ही चाइना में 26, 28 और 46 है। पाकिस्तान के अंदर 41, 24 और 35 है। हमने यहाँ देखा कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग ज़्यादा हैं, जबकि चाइना के अंदर जो लोग लगे हुए हैं वो इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ चाइना के अंदर जो लोग लगे हुए हैं सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं, और पाकिस्तान में जो ज़्यादा लोग लगे हुए हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं। और किसी भी इकोनॉमी की अगर ग्रोथ करवानी है या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करवानी है तो वो ज़्यादा कहाँ होती है, जहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोग ज़्यादा लगे हुए होते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान की बजाय अगर हम बात करें तो चाइना में इंडस्ट्रीज सेक्टर जो है वो ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से मतलब आपको कोई खासा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन देनी है इस डायग्राम को देखकर, इस टेबल को देखकर। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि हर बच्चा कर सकता है बिना कुछ पढ़े हुए। देन आता है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें दे रखे व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन। तो बेटा एक छोटी सी वर्डिंग्स में अगर मैं बोलूँ तो लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीडम ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज फ्रॉम कंट्रोल्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो कंट्रोल इम्पोज किए उनसे लिबरल कर देना, सीधी बात है, लाइसेंस वगैरह को हटा देना लिबरलाइजेशन कहा जाता है। फिर आता है राइट एनी 4 कंपोनेंट्स। इसके 4 कंपोनेंट्स अगर हम लिखवाएं कि भाई किस तरीके से इंडियन, एक तो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जो जमींदारी सिस्टम था उसको हटा देना, सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देना, कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग, जो बिखरी हुई थी जमीन फ्रेगमेंटेड थी उसको इकट्ठी कर देना, और रेंट को रेगुलेट कर देना, बिल्कुल फिक्स कर देना। पहले हम रेंट कितना भी मतलब एक तरीके से लगाया जा सकता था, जमींदार जो है वो बिल्कुल एक्सप्लॉइट करता था। ये कुछ रीजंस है जिन्हें आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन आता है डिस्कस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेटा ये तो एक तरीके से मैं कहूँ कि रीढ़ की हड्डी होती हैं, एपिसेंटर्स होती हैं, तो आप इनके बारे में पूरा लिखेंगे कि इनका क्या रोल है। तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है वो इंडस्ट्रीज़ हमारी इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस देती हैं। साथ में लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को बढ़ाती हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो हाई एंड टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो जनरेट करती हैं इकोनॉमिक स्केल को, जिससे स्केल जो है वो बड़ा होता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाती है। और भी कई तरीके से आप इसके आंसर जो है वो दे सकते हैं। क्वेश्चन समझ आना चाहिए। क्वेश्चन ये था कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ के अंदर किस तरीके से हेल्प करती हैं। देन आता है क्वेश्चन नंबर 32। राइट टू ऑब्जर्वेशन सजेस्टिंग एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। एजुकेशन जो है वो एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है, उसके लिए 2 ऑब्जर्वेशन बतानी है। एजुकेशन प्रोड्यूस गुड सिटीजन। एजुकेशन क्या करती है, गुड सिटीजन जो है वो प्रोड्यूस करती है, जिससे सोशल फैब्रिक कंट्री का अच्छा होता है। इट फैसिलिटेट यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अ कंट्री। हमारे देश में जो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स है उसको अच्छे तरीके से यूज करना यही सिखाती है। इस ऐसे आप बता देंगे कि एजुकेशन के और क्या रोल है। देन आता है डिस्कस द फॉलोइंग सोर्स ऑफ अ ह्यूमन कैपिटल। हेल्थ और माइग्रेशन को आपको समझाना है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और माइग्रेशन एक्सपेंडिचर पे जो खर्च किया जाता है वो किस तरीके से हेल्प करता है। तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है मेक्स अ मैन मोर एफिशिएंट, मैन को मोर एफिशिएंट बनाता है, मोर प्रोडक्टिव बनाता है, जो कि कंट्रीब्यूशन करती है जीडीपी के अंदर और जो कि एक तरीके से हेल्प करती है जीडीपी की ग्रोथ के अंदर। सीधी बात है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंसान को मोर प्रोडक्टिव एफिशिएंट बनाता है क्योंकि वो उसकी बीमारियों को ख़त्म करने में हेल्प करता है। और जो माइग्रेशन पे खर्चा किया जाता है वो भी कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बिकॉज वो अपनी स्किल्स का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर जहां उनके पोटेंशियल को पहचाना जा सकता है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 33। स्टेट द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है। तो बेटा देखिए, जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है उसका मतलब क्या है। अवॉइडिंग कोऑपरेटिव मार्केटिंग रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोड्यूसर टू सेल देयर प्रोड्यूस कलेक्टिवली। अगर हम हमारे प्रोड्यूस को कलेक्टिवली बेच रहे हैं तो हम इसे कोऑपरेटिव मार्केटिंग बोलेंगे। अवॉइडिंग कमीशन ऑफ मिडलमैन between the seller and the buyer, maximizing gain through the large scale collective sales। ये सारे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब जो जो मार्केटिंग के अंदर आते हैं।
इसी में बी ऑप्शन दे रखा है, स्टेट द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स को इन्वॉल्व किया जाता है, गैदरिंग, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, प्रोड्यूस, ग्रेडिंग, सब कुछ सामान के मतलब उगाने से लेकर उसे बेचने तक का जो भी काम होता है, जब तक मार्केट में लुक्रेटिव प्राइसेस ना आ जाए तब तक हम उसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोलते हैं। देन इसी का लास्ट ऑप्शन है, ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिशरीज, मतलब हमारे पहले सिर्फ हम एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, अब डाइवर्सिफिकेशन आने से फिशरीज एक ऑप्शन आ गया है। तो उसका क्या रोल है, तो जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहाँ एक अलग से ये एक हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने का काम करता है, जो कि बेसिकली मराइन और सी ओशंस के नज़दीक किया जा सकता है। ये एक तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज करवाता है जो वाटर बॉडीज़ के आसपास रहते हैं। तो ये भी एक एम्प्लॉयमेंट अच्छा है जो कि डाइवर्सिफिकेशन को दिखाता है। अगर मैं प्रेजेंटली बात करूँ फिश प्रोडक्शन की, inland sources contribution 65%, total value of fish production and balance 35% from the marine sector. Today total fish production accounts 0.9% of total GDP. total GDP का 0.9% जो है वो किसका होता है, फिशेस का होता है। देन आता है इसी का और राइट टू ऑब्जर्वेशन सजेस्टिंग एरियाज ऑफ कंसर्न इन द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का कंसर्न बताना है कि किस तरीके से है। तो एक्सपेंशन इज लार्जली कन्फाइंड टू द जनरल एजुकेशन विदाउट एडुकेट फोकस ऑन वोकलेशन। देखिए बेटा, वोकेशनल सेंटर्स वो होते हैं जैसे कि IITI वगैरह होते हैं ये सब। उसके बाद में विद द हायर एजुकेशन गल्फ बिटवीन सप्लाई एंड द जॉब सीकर्स एंड देयर डिमांड इंक्रीज अकॉर्डिंगली द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अज्यूमिंग अलार्मिंग प्रोपोर्शन। हायर एजुकेशन के बीच में और जॉब सीकर्स के बीच में एक बहुत बड़ा गल्फ बन गया है, तो जिसकी वजह से आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज हो रही हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाई आर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय मोर इन अर्बन एरिया इन द रूरल एरिया, कि जो रेगुलर सैलरीड है वो अर्बन एरिया में ज़्यादा क्यों है, रूरल एरिया में कम क्यों है। क्योंकि रूरल एरिया में तो कोई खास चीज़ है ही नहीं, एक ही है एग्रीकल्चर सेक्टर। वहाँ पे हमें फैक्ट्रीज मिल जाती है, इंडस्ट्रीज मिल जाती हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वहाँ पे लोगों को रोजगार मिल जाता है रेगुलर बेसिस के ऊपर। तो ये इसका मेन रीज़न हो सकता है। और लास्ट में एक केस स्टडी दे रखी है जिसको पढ़ने के बाद में 2 क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। पहला है डिफाइन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, देन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। IPR 1956 क्या था और SSI क्या करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अगर हम डिफाइन करें तो हुज इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। उसके बाद में इसके कुछ फीचर्स हैं। SSI जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट को। SSI जो है वो एक सप्लीमेंट्री फार्म इनकम है। SSI जो है वो रूरल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करती है। SSI जो है वो रूरल एरिया में चेक करते हैं माइग्रेशन को फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, जो कि जॉब के लिए आते हैं उनको काम देती है। उसके बाद में IPR के जो फीचर्स थे, 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज किया गया था। इंडस्ट्रीज को 3 भागों में डिवाइड किया गया था यहाँ पे। जिसके बाद में इंडस्ट्रियल लाइसेंस, इसमें उसके बारे में भी बताया गया है। देन इंडस्ट्रियल कंसेशन, इंडस्ट्रियल कंसेशन के अंदर टैक्स और सब्सिडी के बारे में बोला गया है। तो ये IPR जो 1956 है उसकी कुछ फीचर्स थी, कुछ क्या कह सकते हैं कि मेन फीचर्स थे प्रिंसिपल। 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, नंबर 2 इंडस्ट्रियल लाइसेंस, नंबर 3 इंडस्ट्रियल कंसेशन। तो देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक था हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैंने वो पूरा 1 शॉट आपको समझा दिया है। मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैंने आपको थोड़ा स्पीडली बट कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आप इसे सुनते हैं और बार बार इन क्वेश्चंस को पढ़ के आप इन्हें मतलब सुनेंगे तो आपके कई कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन ही कंसेप्ट है। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के हमने बारे में बात की कि लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है बहुत ही, तो ऐसे कई कंसेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर करवाए हैं। सो मिलते हैं सेकंड सैम्पल पेपर में। हमारा पहला सैम्पल पेपर कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही लगभग मैं आपको 10 सैम्पल पेपर करवा दूंगी एग्जाम तक, इसलिए कंटिन्यूटी में इन वीडियोस को सुनते रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।